हेलो दोस्तों, उत्तम ओपिनियन में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इज़राइल की। आपने सुना होगा बहुत ढेर सारी इज़राइल की कहानियाँ कि कैसे 1967 में इज़राइल ने 6 डे 6 वॉर में कैसे 6 से 7 अरब राष्ट्रों को हरा दिया। या फिर लेबनान की घटना के बारे में सुना होगा कि इज़राइल ने कैसे एयर स्ट्राइक किया। या फिर युगांडा के बारे में कि अपने वहाँ बंदी बनाए गए अपने नागरिकों को कैसे छुड़ाया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इज़राइल बना कैसे, उनके बनने के पीछे किए गए संघर्षों का आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में यहूदियों को इतना प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है कि शायद ही कोई जाति या किसी धर्म के लोगों को इतने प्रताड़ना से गुजरना पड़ा होगा, वो भी हज़ारों वर्षों से। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन 2 भागों में विभाजित है, एक इज़राइल और दूसरा फ़िलिस्तीन। और इज़राइल 1948 में बना था, 29 मई 1948। और इससे पहले इज़राइल का अस्तित्व नहीं था। 2500 साल पहले यहूदियों का एक स्वतंत्र राष्ट्र था, पूरा फ़िलिस्तीन इज़राइल के नाम से। उस पर रोमन सेना ने अटैक किया और उसे ख़त्म कर दिया और उनके मंदिर और जितने तीर्थ स्थल है सबको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और इस तरह यहूदी राष्ट्र का अस्तित्व मिट गया। यहूदी पूरी दुनिया में जहाँ वो भाग सकते थे, जहाँ तक वो जा सकते थे, गए और बस गए। इसी तरह समय बीतता गया, हज़ारों साल बीत गया। यहूदियों का शोषण होता रहा, उन पर अन्याय अत्याचार होता रहा। अलग अलग देशों से उन्हें ज़बरदस्ती भगाता गया, सभी राष्ट्रों के नागरिकों की ओर से, सरकारों की ओर से। अब समय बीतता है और टाइम आता है 1897 का, 1897 का। थियोडोर हर्जल नाम के एक बहुत ही बड़े रईस यहूदी अरबपति रहते हैं और उन्होंने विचार किया कि हम यहूदी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, हमारा हज़ारों साल पहले एक राष्ट्र हुआ करता था, क्यों ना फिर से एक राष्ट्र हो। इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर से उन्होंने यहूदियों को बुलाया, एक सम्मेलन करवाया स्विट्ज़रलैंड के बैसल नामक जगह पे। और उस सम्मेलन में उन्होंने एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए सबको मनाया। और उसी सम्मेलन में उन्होंने विश्व जायोनी संगठन यानी वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन WZO की शुरुआत की। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना करना था। इसे दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े यहूदी अरबपतियों ने, उद्योगपतियों ने, व्यवसायियों ने और जिनका जो सामर्थ्य था फंडिंग की। हर साल बैसल नामक जगह पर सम्मेलन होता रहा। 1904 ईस्वी में थियोडोर हर्जल की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मुहिम को बंद नहीं किया गया और उनका मुहिम शुरू हो गया। इसीलिए उन्हें इज़राइल का पिता कहा जाता है। उनकी मृत्यु वियना में हुई थी और उन्हें वहाँ दफना दिया गया था। लेकिन जब 1948 ईस्वी में इज़राइल बना तो उनके अस्थि अवशेषों को वियना से लेकर इज़राइल लाया गया और वहाँ पर इज़राइल के एक पहाड़ पर उन्हें दफनाया गया और उसका नाम रखा गया माउंट हर्जल। तो उसके बाद साल आता है 1929 ईस्वी। एक और यहूदी संगठन की स्थापना की जाती है जो इज़राइल की स्वतंत्रता में, एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला था। उसका नाम था यहूदी एजेंसी। आमतौर पर हिब्रू भाषा में उसे हासोचैनेट कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर फ़िलिस्तीन में पूरी दुनिया में वो यहूदी एजेंसी के नाम से जाना जाता था। उसका मुख्यालय पूर्वी यरूशलेम में था और उसके मुख्यालय को इस तरीके से बनाया गया था कि एक किले के रूप में बनाया गया था। उसके बाद
धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार करना आरंभ कर दिया। उनका लक्ष्य था पूरे दुनिया से यहूदियों को बुला करके इज़राइल में बसाना। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि अगर पैसा ना हो तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए पूरी दुनिया से उन्होंने चंदा इकट्ठा करना भी शुरू किया, और ये चंदा इकट्ठा करने का काम उन्होंने दो संगठनों को दिया। एक का नाम था कैरन हैसॉट और एक का नाम था JNF। इन दो संगठनों का मुख्य काम था कि वो यहूदी एजेंसी के लिए पूरे दुनिया से चंदा इकट्ठा करें। तो अब यहूदी एजेंसी ने पूरे दुनिया से यहूदियों को बुलाकर फ़लस्तीन में बसाना शुरू किया। और यही नहीं, उन यहूदियों के लिए उन्होंने ज़मीन खरीदी, मकान बनाए और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। लगभग उन्होंने अपने स्थापना के 2 से 3 साल के अंदर 1.5 लाख यहूदियों को इज़राइल लाकर बसा दिया। इस यहूदी एजेंसी में 3 विभाग थे, एक रक्षा विभाग, एक शिक्षा विभाग, एक आलियार विभाग। और रक्षा विभाग का काम था कि वो स्वयंसेवकों की भर्ती करता, उन्हें ट्रेनिंग देता, उन्हें हथियार देता ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। और 1935 ईस्वी में इस यहूदी एजेंसी के बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही योग्य व्यक्ति डेविड बेन गुरियन नाम के एक व्यक्ति अध्यक्ष बने, जो आगे चल के इज़राइल के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले चैम विज़मैन, जो इज़राइल के प्रथम राष्ट्रपति थे, बने बाद में। न्यूम सेकेलो, आर्थर रूपिन, ये आदि अध्यक्ष बने। तो इस दौरान लाखों की संख्या में यहूदियों को बसाते रहें और उनके लिए चंदा इकट्ठा करते रहें। उनके रोज़गार के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। आर्थिक क्षमता के बिना तो कोई, जाहिर सी बात है, संगठन चलेगा नहीं, और कोई भी आर्थिक मदद के बिना नहीं बच सकता है कहीं भी, या फिर जब तक उसे आर्थिक सहायता ना दी जाए तो उसका बस पाना या फिर उसे रह पाना मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई, यहाँ तो उनके लिए रोज़गार भी खोला गया। तो बड़ी संख्या में उन्होंने जारी रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें उस वक्त $32 मिलियन का फंडिंग मिली हुई थी पूरी दुनिया से, और उन्होंने ये अपना जारी रखा। हर देश में इन्होंने अपने यहूदियों के बारे में प्रचार प्रसार जारी रखा पूरी दुनिया में, कि कैसे हम हज़ारों साल तक प्रताड़ना का शिकार रहे हैं। फ़िलिस्तीन में हमारा एक राष्ट्र हुआ करता था, हमें फ़िलिस्तीन में बसाना हक है। और फ़िलिस्तीन में उस वक्त ब्रिटिश सरकार कायम थी। ब्रिटिश सरकार पर भी उन्होंने दबाव डालना शुरू किया, और ब्रिटिश सरकार पर भी थोड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसीलिए स्थानीय प्रशासन में धीरे धीरे उन्होंने यहूदियों को लेना शुरू किया। उससे पूर्व प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को वादा किया था कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन देंगे उन्हें, लेकिन वो अपने वादे से चूक गए। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भारत में भी प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह से ही वादा किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ अपने वादे से मुकर गए। इसी तरह फ़िलिस्तीन में भी मुकर गए। लेकिन उन्होंने अपने स्थानीय प्रशासन में और अनेक सुविधाएं यहूदियों को दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता था, और हिटलर नाम का व्यक्ति जर्मनी का तानाशाह बनता है। उसने पूरे यूरोप में सारे देशों को जीतना शुरू किया, और उस देश में रह रहे यहूदियों को प्रताड़ना और उन्हें मारना शुरू किया, जिसे होलोकास्ट के नाम से जाने जाते हैं। 60 लाख यहूदी इस प्रयास में मारे गए। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतरवा दिया। और यहाँ तक हिटलर यही नहीं रुका, प्रताड़ना देने का नया नया तरीका खोजता रहा। गैस चैम्बर में यहूदियों को जिंदा झोंक दिया गया। यहूदियों का लकड़ी की, जैसे कि लकड़ी को हम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, ऐसे ही यहूदियों के शरीर को उसने ईंधन के रूप में प्रयोग किया। आप सोच सकते हैं कितना दर्द हुआ होगा, तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई होगी। तो यह पूरी दुनिया ने हिटलर के अत्याचार देखा,
और यहूदियों ने इसे और भी पूरे दुनिया में फैलाया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब यहूदी ने और बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया से यहूदियों को और ज़्यादा बसाना शुरू किया। उनके भोजन, कपड़े, मकान, हर तरीक़ा से प्रबंधन शुरू किया। और यही नहीं, उस वक्त फ़िलिस्तीन में रह रहे यहूदियों में से 40,000 नवयुवकों को उसने इकट्ठा किया और ब्रिटिश सरकार में भर्ती किया। इन यहूदियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अलग अलग मोर्चों पे ब्रिटिश सरकार की काफ़ी मदद की। अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, हर युद्ध में उन्होंने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। इन यहूदी सैनिकों का एक पैराशूट दल भी था जिसे हन्ना स्ट्रेथ कहा जाता है। और यही यहूदी सेना इज़राइल के लिए आगे बहुत ही मददगार साबित होना था, क्योंकि इज़राइलियों ने अनुमान लगा लिया था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उन्हें एक सशक्त सेना चाहिए। यही जानकर उन्होंने अपने 40,000 नवयुवकों को सेना में भर्ती कराया और उन्होंने अपना एक अलग सैन्य संगठन भी बनाया। आप जानते हैं मोसाद के बारे में कि कितना खतरनाक है उनकी खुफिया एजेंसी। इनका राष्ट्र बनने के पहले यानी इज़राइल बनने से पूर्व ही मोसाद को इन्होंने बनाया था और उनका प्रयास और प्रतिरोध इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया, अपने सैन्य संगठन को मजबूत शुरू किया कि ब्रिटिश सरकार भी फ़िलिस्तीन में डर गई। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन आगाथा के नाम से इनके बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस बात का प्रचार यहूदियों ने पूरी दुनिया में कहा और पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की धज्जियां उड़ाई। मजबूरन ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गुहार लगाई कि हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान जो 60 लाख यहूदियों को मारा है, हमने बहुत ही प्रताड़ना सहा है, इसलिए हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की ज़रूरत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और 1947 ईस्वी में उन्होंने यह फ़िलिस्तीन को बंटवारा यानी विभाजन करने का प्रस्ताव रखा और 29 मई 1948 को एक स्वतंत्र इज़राइल का जन्म हुआ। हालांकि जिस दिन इनका जन्म हुआ उसके अगले दिन ही सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक, ईरान, जितने भी अरब कंट्री थे सब ने एक साथ अटैक किया। 6 महीने साल भर तक युद्ध चला और इस युद्ध में इज़राइल विजयी हुआ। उसने न सिर्फ 2/3 फ़िलिस्तीन पर कब्जा जमाया बल्कि सारे यहूदी राष्ट्रों को पराजित कर दिया। और इस जीत से इज़राइल का अस्तित्व बना रहा। पूरे दुनिया ने इज़राइल की ताकत को देखा, उसकी योग्यता को देखा। और इस जीत का आप कारण जानते हैं क्यों? क्या कारण था? वही जो 40,000 नवयुवक और जवान लोगों को जो सेना में भर्ती किया था, उन्हीं 40,000 की जो सेना तैयार की थी, इसी सेना के अनुभव के कारण इज़राइल को जीत मिली। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा माइंड लगाया, कितना बड़ी सोच थी उनकी कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए उन्होंने 10 साल, 20 साल, 70 साल पहले उन्होंने सोचा और उसे पूरा भी किया। तो धन्यवाद दोस्तों।